बोलिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ मतलब पहला कॉन्सेप्ट है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है और न्यूटन फर्स्ट लॉ से क्या मिला। इनर्शिया, इसका मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब आप बोलना चाहते हैं जो वस्तु जैसे है वैसे ही रहना पसंद करता है अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता, राइट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हम लोग एक और नाम देते हैं पार्टिकल डायनेमिक्स। कौन सा? और डायनेमिक्स मतलब हम लोग वहाँ उस डायनेमिक्स टर्म यूज़ करते हैं जनरली फोर्स और टॉर्क के लिए। मतलब अभी तक रेस्ट एंड मोशन में एक्सेलरेशन था लेकिन उसका वजह क्या था वो नहीं जान रहे थे, राइट। तो पहला पॉइंट बनाइए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए। If no force act on a body, if no force acts on a body or a particle, it will remain at rest. It will remain at rest or moving with constant velocity. और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो रिमेन एट रेस्ट को अंडरलाइन कर दीजिए और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी को अंडरलाइन करिए। एक और पॉइंट बनाइए। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, अब एक और टर्म आता है, जैसे आप लोग तो इतना तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए हैं मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फ्री बॉडी का मतलब क्या होता है? देखिए बड़ा छोटा सा बात किया ना, जैसे इतना हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया आर के सर के साथ, राइट। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, करेक्ट। तो मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी? बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसा हो सकता है सर, एक ऑब्जेक्ट या बॉडी का मतलब कौन सा साइड में फोर्स लग रहा है या क्या क्या फोर्स लग रहा है उसका डायग्राम। मतलब आपको कल के डेट में किसी को समझाना रहेगा तो कैसे समझाइएगा? उसको तो सर्टिफाई होना पड़ेगा एकदम कॉन्क्रीट, या डिफिनेशन ही है डिफाइन द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी। तो हाफ पेज लिख दिया लेकिन काम का एक भी लाइन नहीं लिखे। सब कुछ सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कॉपी निकालिए। तो फ्री बॉडी का मतलब होता है पूरे यूनिवर्स में एकदम सब लोग सही से बैठिए, वैसा सिचुएशन, वैसा पार्टिकल जो यूनिवर्स के किसी दूसरे पार्टिकल और बॉडी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी, राइट। मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक ब्लॉक है, बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा क्लास को, ठीक है। और यहाँ पे आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं और यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? 10 न्यूटन, करेक्ट। और इस तरफ से 20 न्यूटन और इस तरफ से 20 न्यूटन। तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स एंड राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू व्हाट? लेफ्टवर्ड फोर्स।
तो इस पर नेट फोर्स क्या? ज़ीरो। तो क्या इसको हम लोग फ्री बॉडी बोलेंगे? बोल सकते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि आप यहाँ पे खड़े हैं और एक फ्रेंड आपको इधर से धक्का दे रहा है, एक फ्रेंड इधर से धक्का दे रहा है और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहा है, एंड नाउ यू आर फीलिंग फ्री, नाउ यू आर फीलिंग व्हाट? कंफर्टेबल। तो कहने का सेंस यही है ना कि जैसे यहाँ पे मैं हूँ, कोई इधर से मेरा फ्रेंड 20 न्यूटन से पुश कर रहा है, कोई इधर से पुश कर रहा है, भाई मैं स्ट्रेस फील करूँगा? राइट? फ्री फील करूँगा? नहीं। इसका मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग से पहला तो मैं निकाल दिया कि नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं कि वो बॉडी फ्री बॉडी है। किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है, बट नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट जीरो है। बट ऑब्वियसली यहाँ इस तरफ से प्रेस कर रहे हैं तो इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा, राइट? दैट्स वाई इसको हम लोग फ्री बॉडी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब हुआ फ्री बॉडी का डायग्राम, फ्री बॉडी का डेफिनेशन है कि वैसा कोई भी बॉडी जो इन्वर्स में किसी दूसरे बॉडी के साथ किसी भी टाइप का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उसके साथ नहीं हो रहा हो। तो आप आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, इन्वर्स में ऐसा कोई बॉडी है? भाई अर्थ को ही ले जाएगा या किसी भी चीज़ को जिसके पास मास है, राइट, या कुछ भी है, तो इन्वर्स में किसी ना किसी के साथ वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहेगा। तो ऐसा इन्वर्स में कोई बॉडी पॉसिबल है? अभी मत बोलिएगा कि सर सैटेलाइट, उसमें भी नेट फोर्स जीरो क्या रहता है, फोर्स लगते रहता है तभी वो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। mv² बाई आर इक्वल टू हार्ट, फोर्स टुवार्ड द सेंटर, फोर्स टुवार्ड द सेंटर, इस वजह से वो नहीं आ रहा है, अदर इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, करेक्ट है ना? दैट्स वाई इन्वर्स में ऐसा कोई बॉडी नहीं है। फिर भी हम लोग आइडियली मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं और उसको पहले फ्री कर देते हैं, तब 1 बाई 1 उस पर हम लोग फोर्स दिखाते हैं, करेक्ट? बट रियलिटी में ऐसा कोई फ्री बॉडी पॉसिबल नहीं है। तो एक लिखिए फ्री बॉडी का मतलब, ए फ्री बॉडी इज वन, ए फ्री बॉडी इज, इसको भी पॉइंट बना लीजिएगा, ए फ्री बॉडी इज वन which does not interact with any other object of universe, which does not interact with any object of the universe, comma, such body cannot be found in the neighborhood of earth. Such body cannot be found in the neighborhood of earth. इसका मतलब ऐसा कोई बॉडी अर्थ के नेबरहुड में नहीं है। तो हम लोग आइडियली अब फिर मानेंगे ऐसा है नहीं, बट हम लोग सिचुएशन को आइडियलाइज कर रहे हैं, जैसे कैसे पढ़ रहे हैं P = nRT आइडियल गैस इक्वेशन, वैसे ही आइडियली मानेंगे कि ऐसा बॉडी हम लोग बना सकते हैं, बट रियलिटी में ऐसा बॉडी नहीं है, करेक्ट? अब चलिए यहाँ देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आपको क्या मिला? लॉ ऑफ इनर्शिया, करेक्ट? इसका मतलब जो बॉडी जैसे है वैसा ही रहना पसंद करेगा अनटिल अनलेस उस पर क्या नहीं लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि उस बॉडी को छोड़कर बाकी जो दूसरा बॉडी है, करेक्ट? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही यहाँ से एक और टर्म डिफाइन हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या डिफाइन हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो कैटेगरी में, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। तो दो टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया गया। एक क्या बनाया गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट? और इसको शॉर्टकट में मैं लिखते रहूँगा IF, ठीक है? और एक क्या बनाया गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखिए, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखिए, तो एनी नॉन एक्सेलरेटेड, अच्छा फ्रेम में रहेगा कौन? ऑब्जर्वर। फ्रेम में कौन रहेगा? और आप जिस फ्रेम में रहकर चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं वही आपका क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैटलिस्ट के फ्लोर से अगर नीचे गाड़ी को देख रहे हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? कैटलिस्ट का बिल्डिंग, राइट। तो जहाँ से चीज़ों को आप जहाँ पे रहकर चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं वही आपका क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। करेक्ट है ना? जब बोलते हैं ना कि मेरा सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात को सोच रहे हैं। वैसे ही जहाँ पे रहकर ऑब्जर्वर चीज़ों को एनालाइज करेगा, जहाँ पे रहकर ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एनालाइज करेगा, वही उसका क्या रहेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एनी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम is called inertial frame of reference. Any non-accelerated frame is called inertial frame of reference. यहां देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। तो नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब क्या? अब बहुत लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब फ्रेम रेस्ट में है। एक मिसकॉन्सेप्शन है, राइट। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब मैंने बोला कि आपका फ्रेम रेस्ट में है। मैंने क्या बोला? रेस्ट में बोला या एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए? एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो जिस फ्रेम में आप हैं, किसी भी फ्रेम का अगर एक्सेलरेशन जीरो है, करेक्ट, किसी भी फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप इसको चीज़ों को ऐसे देखिए, जैसे आप लोग टर्म सुने होंगे स्यूडो फोर्स, राइट। तो एक्चुअल में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रियल वर्ल्ड है। कौन सा वर्ल्ड? और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इमेजिनरी वर्ल्ड मान सकते हैं। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रहकर ही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बात को आप कर सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जो वस्तु जैसे है वैसे ही रहना पसंद करेगा अनटिल अनलेस जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। इसका मतलब आप बिल्कुल एक ट्रूथ चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, बट आप ही ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मान लेते हैं कि आप इस गाड़ी में हैं, करेक्ट, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, वो एक्चुअल में अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। यहाँ पे अर्थ पे रखा हुआ है, क्या है? रेस्ट में है। ये रेस्ट में था, लेकिन आप जहाँ से देख रहे हैं उसमें आपका एक्सेलरेशन है। क्या है? और आप यहाँ से चीज़ों को इसको देखिएगा, कहाँ से? यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो नहीं लगता कि रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से इसका एक्सेलरेशन इधर नजर आएगा? तो आप तो यहाँ से देख रहे हैं तो आपको खुद का एक्सेलरेशन तो नजर आएगा नहीं, बट आपका इसका क्या नजर आ जाएगा? एक्सेलरेशन। तो रियल में आप बातों को बता पाए? नहीं बता पाए। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट को वैलिड बनाने के लिए ऑब्जर्वर को कहाँ रहना चाहिए? रियल वर्ल्ड में। और रियल वर्ल्ड क्या है? ये तो दिस इज द फर्स्ट क्लास, राइट। द रियल वर्ल्ड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आप ही बोल रहे हैं कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। इसका मतलब जो जैसे है उसका सही वस्तु स्थिति, सही एनालिसिस करने के लिए ऑब्जर्वर शुड बी, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, ऑब्जर्वर शुड बी प्रेजेंट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे है कि अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सर फ्रेम को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा फ्रेम इनर्शियल है और कौन सा फ्रेम, सर एक्सेलरेशन जीरो होगा। बट किसी भी फ्रेम को कैटेगराइज करने के लिए कि ये फ्रेम मेरा इनर्शियल है और ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है,
उसको डिवाइड करने के लिए भी तो ऑब्जर्वर को इनर्शियल फ्रेम में रहना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? जैसे मैंने बोल दिया कि ओके एनी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड व्हाट, तो इसका उल्टा डिफिनेशन किसके लिए हो जाएगा? इसको भी लिख लीजिए, ऑल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस are called non-inertial frame of reference. All accelerated frame are called non-inertial frame of reference. अब यहाँ पे दो बात हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब एक बॉल आपके कोर्ट में चला गया कि अब आप पे छोड़ दिया गया कि अब आपको बताना है कि कौन सा फ्रेम इनर्शियल है, कौन सा फ्रेम। इस बात को भी कैटेगराइज करने के लिए ऑब्जर्वर शुड बी प्रेजेंट इन व्हाट, इनर्शियल फ्रेम। तो ऑब्जर्वर कहाँ होना पड़ेगा? इनर्शियल फ्रेम कहाँ पे है? बोलिए, कुछ तो बोल सकते हैं। जिसका एक्शन जीरो है तो किसका एक्शन जीरो है? मतलब इतना तो प्रॉब्लम बनाए ना, पुल्ली का, स्ट्रिंग का, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आर के सर के साथ, राइट। तो भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कहाँ पे? ग्राउंड। क्या है? चलिए एक और पॉइंट लिखिए, अब सब कुछ बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। लिखिए, फॉर आइडेंटिफाई द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर आइडेंटिफाई द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सबको बढ़िया से एकदम सिस्टमैटिक पॉइंट बनाइएगा, खिचड़ी नहीं करना है भाई। फॉर आइडेंटिफाई द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर शुड बी, कौन एनालाइज करेगा कि मेरा कौन सा फ्रेम क्या है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर शुड बी प्रेजेंट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर शुड बी प्रेजेंट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, आप लोग इस टाइप का झूला में बैठे हैं, बहुत बड़ा जो लगता है मेला में, राइट? यस, बहुत बड़ा जो रहता है, ऊपर जाने के टाइम पे तो बढ़िया लगता है, नीचे आने के टाइम पे लगता है हार्ट फेल कर जाएगा। ये होता है ना, वेटलेस, राइट? या ऐसा भी एक झूला रहता है, राइट, जो बहुत सारा घोड़ा वगैरह का डायग्राम बनाया रहता है काठ का, तो बैठ के बच्चे घूमते हैं बचपन में, राइट? तो इतना तो मैं आप लोग से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कोई भी पार्टिकल, एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल, कहाँ पे? कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में मूव करेगा, राइट, देन दैट पार्टिकल मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सेस। मैंने नहीं पढ़ाया है बट इतना सबको लोग को पता होना चाहिए। इफ एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, देन दैट पार्टिकल मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। एटलीस्ट वन एक्सेलरेशन, जिनको नहीं पता है वो आज के बाद इसको रटेंगे, बाद में सर प्रॉब्लम समझ लेंगे, राइट? तो मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल इवन की कांस्टेंट स्पीड से ही, अच्छा कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा और स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है? नहीं है भाई, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर इनफॉर्म है कांस्टेंट, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर सेम है भी तो इसका ईच एंड एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इट राइट? दैट्स वाई कोई भी पार्टिकल अगर आपका सर्कल में घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, और अगर वेलोसिटी ही टाइम के साथ वेरी कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन पक्का होगा ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल था डी वी बाई डी टी, राइट? और अगर ये कांस्टेंट रहता तो डिफरेंशियल जीरो हो जाता, बट वेरिएबल है तो क्या डिफरेंशियल जीरो होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ से ही एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल मस्ट हैव एटलीस्ट वन, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट एटलीस्ट वन पक्का रहेगा, मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, दैट इज व्हाट? सेंट्रीपिटल। एक लाइन लिखिए ये डायग्राम बनाने के बाद, इफ एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, इफ एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, then that particle must have at least one acceleration towards the center.
then that particle must have at least one acceleration toward the center. और वो एक्सेशन क्या होगा? एटलीस्ट जो वन बोल रहे हैं उसका वैल्यू सेंट्रीपिटल एक्सेशन, वो क्या रहेगा? और जिसका वैल्यू क्या रहता है? वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देखिए मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सेशन टुवर्ड द सेंटर, जिसका वैल्यू क्या है? वी स्क्वायर बाई आर। क्यों होता है, कैसे होता है, बाद में समझेंगे सर्कुलर मोशन में। अब देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, इस बॉक्स को ऐसे रोटेट कर दिया, राइट। तो और ये बॉक्स कितना पार्टिकल से बना होगा? बोले इनफाइनाइट पार्टिकल। ये बॉक्स है, लोहे का बॉक्स है, और यहाँ पे स्ट्रिंग लगाए हुए हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग लगाए हुए हैं, और इसको ये स्ट्रिंग के अबाउट इस बॉक्स को ही रोटेट कर दिया, करेक्ट। तो इस बॉक्स में ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी तो एक सर्कल में घूमेगा, है ना। और यहाँ जो पार्टिकल है वो, इसका मतलब है कि सर इस बॉक्स में जितना भी पार्टिकल है वो डिफरेंट रेडियस को मेंटेन करते हुए एक सर्कल में घूमेगा। इसका मतलब ये मेरा फ्रेम कैसा फ्रेम है? ये मेरा फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम है। कैसा फ्रेम है? रोटेटिंग फ्रेम है। एग्री ना? ओके। और रोटेटिंग फ्रेम का ईच एंड एवरी पार्टिकल, रोटेटिंग फ्रेम का ईच एंड एवरी पार्टिकल डैम्स यू आर मूविंग इन ए सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियस, इज राइट। अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट अगर घूम रहा है, जिसके अबाउट ये घूमते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ का पार्टिकल अगर 1 को लेते हैं तो ये रेडियस r1 में घूमते रहेगा, और यहाँ से अगर डिस्टेंस r2 है तो किस में रेडियस में घूमते रहेगा। इसका मतलब है कि फ्रेम ही फ्रेम जितना भी पार्टिकल से बना है, इनफाइनाइट पार्टिकल, हर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। इसका मतलब इस फ्रेम का हर पार्टिकल का एक्सेशन है, इस फ्रेम का हर पार्टिकल का ईच एंड एवरी पार्टिकल डैम्स यूर हैविंग एक्सेशन टुवर्ड द सेंटर एट लीस्ट वन एक्सेशन। इसका मतलब पूरा फ्रेम का ईच एंड एवरी पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, तो पूरा फ्रेम भी क्या हो गया? पूरा फ्रेम भी क्या हो गया? एक्सेलरेटेड। इसका मतलब आज के बाद मेरी तरफ से कंक्लूजन, ऑल रोटेटिंग फ्रेम, नॉट इवन दिस बॉक्स, एक मिनट, ऑल रोटेटिंग फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज द कॉन्क्रीट कंक्लूजन, राइट। इसका बाद मतलब आज के बाद किसी भी रोटेटिंग फ्रेम में बैठे हुए हैं तो वो आपका क्या रहेगा? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? क्यों रहेगा? समझ में आ गया? लिखिए नीचे एक लाइन, ऑल ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑल रोटेटिंग फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल रोटेटिंग फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। All rotating frame are non-inertial frame of reference because के बाद आप लोग को fill in the blank करना है। क्या बोलिएगा? कोई अगर पूछा क्यों, क्या बोलना है? इस रोटेटिंग फ्रेम का इतना एवरी पार्टिकल एटलीस्ट उसका एक एक्शन है, तो इस फ्रेम का सारा पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, तो पूरा फ्रेम भी क्या हो गया? एक्सेलरेटेड है, करेक्ट। चलिए भाई, अब यहाँ देखिए, अब मेरा क्वेश्चन, हम लोग एक ऐसा फ्रेम के तलाश में हैं जहाँ पे बैठकर या रहकर बाकी फ्रेम को हम लोग, और हम लोग को तो काम अर्थ पे रह के करना है, मंगल ग्रह पे तो अभी जाना नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि हम लोग को एक ऐसा फ्रेम चाहिए जहाँ पे मैं बैठकर, यहाँ देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा, और क्लास में जो भी बैठते हैं वो एकदम एक्टिव मोड में रहेंगे, ना कि मेरे बोलने से, मैसेज करने से कि हाँ आके बैठ जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और आसान है। इसमें मैथमेटिक्स कम से कम आएगा, बस वेक्टर आएगा और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे इससे कंपोनेंट का स्टार्ट होगा वहाँ पे फिर से मैं कॉमनली सबको एक बार रिवीजन करवा दूंगा, हाउ टू रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, करेक्ट। तो एक्चुअल में हम लोग क्या खोज रहे हैं? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे रहकर हम लोग क्या डिवाइड कर सकें, ए फ्रेम मेरा इनर्शियल, ए फ्रेम मेरा, तो वो फ्रेम कहाँ पे है? अर्थ। भाई एक मिनट, घर पे कहीं पूजा किए हैं? भगवान को अगरबत्ती दिखाना, भगवान को अगरबत्ती दिखाते रहते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन रहता है। यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ भगवान हैं, राइट, ऐसे दिखाते रहते हैं और घूमते भी रहते हैं। समझ रहे कितना कॉम्प्लिकेटेड मोशन है? या फैन जो चलता है ना,
एक क्या स्विंग भी करता रहता है, घूमते भी रहता है, उसका दो सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन है, घूम भी रहा और घूम भी रहा है, नहीं समझे? वो अपने एक्सिस के अबाउट उसका जो विंग्स है घूम रहा है। अब पूरा विंग्स पे क्या हो रहा है, कभी इस तरफ हवा जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है। कैरेक्टर से क्लास में देख लीजिएगा, समटाइम्स ऐसे ऐसे होते रहता है, राइट? तो एक्चुअल में आप जिस फ्रेम में हम लोग हैं, अर्थ, भाई अर्थ का तो और भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। ये है सन, अर्थ किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? करेक्ट? तो एक तो इसके अबाउट घूम रहा है और दूसरा खुद के एक्सिस पे भी घूम रहा है, नहीं? तो और भी ज़्यादा रोटेटिंग फ्रेम हो गया, करेक्ट? तो क्या अर्थ आपका रियलिटी में, क्या अर्थ आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए? ये दूसरी बात है कि वी आर हैबिचुएटेड, कि हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसके साथ रिजिडली फिक्स्ड हैं। एक कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक चींटी को फुटबॉल पे बैठा दीजिए तो उसको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है, वैसे ही है। बट हम लोग एक्चुअल में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। अर्थ आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या आज के बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो सर ऐसे तो जब अर्थ में ही रह रहे हैं, अर्थ को ही नॉन इनर्शियल बना दिए, तो फिर आप बचा क्या? बाकी कोई भी इनर्शियल रहा? या नाउ ऑल बिकम्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इन रियलिटी अर्थ इज ऑल्सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस एज वेल एज ऑल्सो रिवॉल्विंग अबाउट सन। तो अब तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि अब आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए तो कोई ऐसा आपको एक फ्रेम मिला ही नहीं जहाँ पे बैठ के आप डिवाइड कर सकें। तो चीज़ों को आसान करने के लिए, आइडियलाइज करने के लिए हम लोग सपोज कर लिए कि लेट अस सपोज अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट रियलिटी में है क्या? नहीं है। तो एक लाइन लिखिए। तो आज बाद कोई पूछेगा अर्थ इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, तो आंसर क्या दीजिएगा? पूरा बात बोलना है। इन रियलिटी में इट इज नॉन इनर्शियल बिकॉज इट इज रोटेटिंग फ्रेम, बट फॉर आइडियलाइज सिचुएशन वी सपोज दैट अर्थ इज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ, लिखिए एक लाइन। इन रियलिटी अर्थ इज ए रोटेटिंग फ्रेम, इन रियलिटी अर्थ इज ए रोटेटिंग फ्रेम, therefore it is non inertial frame of reference, but ideally we suppose that earth is a inertial frame of reference, but ideally we suppose that earth is a inertial frame of reference। ठीक है? देखिए अब इस बात को समझाने के लिए मुझे बस 10 मिनट लगा, बट 10 मिनट के बाद आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंट हो गया, करेक्ट? कि अर्थ को हम लोग अभी तक जो मान रहे हैं इनर्शियल, वो आइडियली सपोज कर रहे हैं, एक्चुअली रियलिटी में वो था नहीं, करेक्ट? अब नेक्स्ट, तो आज के बाद अर्थ को क्या हम लोग मान के चलेंगे इस पूरे चैप्टर में? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ देखिए समटाइम्स मैं ऐसे चीज़ों को दिखाऊंगा कि एक ग्राउंड है, यहाँ से कोई एक लोहे का फ्रेम है, क्या है? किससे अटैच है? ग्राउंड से। या एक ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, राइट? या समटाइम्स देखिएगा कि एक दीवार है और ऐसे दिखा देंगे, करेक्ट? तो भाई ये दीवार किस में फंसा हुआ है और क्या रिजिडली, और ये फ्रेम किस में अटैच है? दीवार में। तो आज के बाद अर्थ से ग्राउंड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिजिडली फिक्स्ड रहेगा, चाहे वो मेरा पुली है, फ्रेम है, बिल्डिंग है, उन सब को ग्राउंड मान लेना है। क्या मान लेना है? और ग्राउंड मान लीजिएगा, इसका मतलब है कि आप अर्थ पे बैठ कर चीज़ों को देख रहे हैं या इस पे बैठ के देख रहे हैं, ये भी इनर्शियल, इसको भी क्या मानेंगे? इनर्शियल। बातों को समझ में आ गया? लिफ्ट नहीं, जो अर्थ के साथ रिजिडली फिक्स्ड है, राइट, उसको क्या मानना है? एक लाइन लिखिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। एनी फ्रेम, सबको बुलेट पॉइंट बनाते रहिए। एनी फ्रेम विच इज रिजिडली फिक्स्ड विथ ग्राउंड, any frame which is rigidly fixed with ground
is also supposed as inertial frame of reference. Is also supposed as inertial frame of reference. चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि फ्रेम को एनालाइज करने के लिए, ध्यान से देखिएगा, फ्रेम को एनालाइज करने के लिए हम लोग को एक फ्रेम मिल गया, ग्राउंड, राइट। तो इस फ्रेम को क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नहीं, लेकिन आइडियली आज के बाद यही मान के काम करना है। चलिए, तो अब हम लोग ग्राउंड से रहकर बाकी सारे फ्रेम को एनालाइज करेंगे, करेक्ट। तो मेरे पास एक कार है और ये VA वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मैंने आपको बोल दिया कि VA कांस्टेंट है। क्या है? और A के बाद कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। इसका वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? तो मैं ग्राउंड से इसको देख रहा हूँ, करेक्ट। और एक कार है B, जिसका एक्सेलरेशन है, इट इज एक्सेलरेटेड, राइट। और एक्सेलरेशन ऑफ B और बाकी कुछ नहीं बोला हुआ है, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? और एक और कार है C, और इसका वेलोसिटी भी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है। तो बोलिए, अब फ्रेम तो कुछ भी हो सकता है ना, फ्रेम आपका मूविंग फ्रेम भी हो सकता है, करेक्ट। हो सकता है कि आप यहाँ भी कभी बैठ सकते हैं, कभी यहाँ भी बैठ सकते हैं और कभी यहाँ भी बैठ सकते हैं। तो आपके सामने फ्रेम का मतलब ऑलवेज ग्राउंड नहीं, फ्रेम का मतलब जहाँ पे ऑब्जर्वर रहेगा, ऑब्जर्वर कहीं भी रह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, करेक्ट। तो A, B और C में, इन तीनों में कौन सा फ्रेम आपका इनर्शियल फ्रेम है और कौन सा फ्रेम आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है? यस, लेकिन ये बात को बताने के लिए, फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्जर्वर शुड ऑल्सो प्रेजेंट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम से अगर चीज़ों को नहीं देखेगा तो उसका उस फ्रेम का रियल नॉलेज नहीं होगा। दैट्स वाई सबसे बड़ा संकट क्या था कि एक आइडियलाइज, मतलब एक यूनिवर्सल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग तैयार करें, तो हम लोग किसको मान लिए आज के बाद? ग्राउंड को भी सपोज दैट इट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट। अब आप बोल सकते हैं ए इस मोशन में है, बट क्या इसका एक्शन है? तो इसका मतलब ए क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट। बी क्या है? क्यों? क्योंकि सर इनर्शियल फ्रेम से जब मैं बी को देख रहा हूं तो मुझे इसका एक्सेलरेशन ऑब्जर्व हो रहा है। क्या हो रहा है? और इनर्शियल फ्रेम क्या है? रियल वर्ल्ड है। यहाँ पे रहकर जो भी आप चीज़ें देखेंगे, इनर्शियल फ्रेम से जो भी चीज़ें आपको देखेंगे वो उसका रियलिटी पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या। तो इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, इट इज़ कांस्टेंट, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसको किस में काउंट करेंगे? इनर्शियल फ्रेम में। यहाँ से इसे देख रहे हैं, कहाँ से? ग्राउंड से। तो इसका एक्सेलरेशन है, और एनी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड व्हाट? नॉन इनर्शियल। यहाँ से इस रेस्ट में है, ना ही एक्सेलरेशन ना ही वेलोसिटी है। बट अगर मुझे वेलोसिटी से मतलब नहीं था, मुझे बस किससे मतलब था? तो सी भी आपका क्या है? इनर्शियल फ्रेम। तो क्या आज के बाद आप फ्रेम को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा फ्रेम, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ से देखना पड़ेगा? ग्राउंड से नहीं, इनर्शियल फ्रेम से। कहाँ से देखना पड़ेगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, करेक्ट। तो अच्छा बताइए स्टूडेंट, तो ग्राउंड को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। लेट अस सपोज ग्राउंड इज सपोज टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसके बाद अगर ग्राउंड से देखते हैं तो हम लोग को कितना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल सकता है? इनफाइनाइट। कार ए, कार डी, कार ई, राइट। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो भी पार्टिकल और फ्रेम या कार या गाड़ी या बस या ट्रेन जो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेगा, ऑल आर व्हाट? एनी पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑल आर ऑल्सो इनर्शियल फ्रेम, करेक्ट। लिखिए एक लाइन। तो इस टाइप का कितना इनर्शियल फ्रेम हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। लिखिए, एनी पार्टिकल और फ्रेम मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी
moving with constant velocity or in rest with respect to inertial frame of reference, then all these frame are also inertial frame of reference. Then all these frame are also inertial frame of reference. चलिए, यहां तक समझ में आ गया? यहां देखिए, ये मेरा ग्राउंड है, ध्यान से देखिएगा। अरे कोई एलिवेटर है, लिफ्ट, तो इस लिफ्ट को क्या बोलिएगा? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? कांस्टेंट बोल दिया ना भाई, मैंने तो मेंशन कर दिया कि लिफ्ट का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट हो सकता है ना, राइट? किसी चीज़ को आप हैंग कर रहे हैं और एकदम बिल्कुल वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करते हुए, राइट? क्यों कांस्टेंट है, आपका लुकआउट नहीं है, मैंने बोल दिया कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इसका मतलब है, आप सोच रहे होंगे सर mg लग रहा होगा, राइट? आप ये सोच रहे होंगे तो mg लग रहा है, उतना ही फोर्स मैंने ऊपर लगा दिया, mg के वजह से नीचे 50 न्यूटन, अब मैं ऊपर लगा दिया 50 न्यूटन, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू व्हाट? तो नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ऐसा हो सकता है ना, और एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या? ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी रहेगा तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? लिफ्ट में देखते हैं एक वायर लगा रहता है, राइट? तो हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने मेंटेन कर दिया, ऐसा मोटर हम लोग लगा दिए जिसको बिल्कुल ऊपर जाने के टाइम पे वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है, ताकि हम लोग को कंफर्टेबल फील हो, करेक्ट? तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर मैंने मेंशन कर दिया, तो इस फ्रेम को क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। समटाइम्स नहीं भी कांस्टेंट होता है, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया कि कांस्टेंट है, राइट? चलिए, बट अगर ऐसे मेंशन कर दिया, ये इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दूसरा लिफ्ट है, तो ये क्या रहेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कहने का सेंस है कि आज के बाद आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा फ्रेम इनर्शियल है, कौन सा फ्रेम नॉन इनर्शियल है। ओके एवरीवन, तो सबसे पहला बड़ा टास्क मेरे लिए यही था कि कौन सा फ्रेम इनर्शियल है, कौन सा फ्रेम नॉन इनर्शियल है। यहाँ देखिए, एक पार्टिकल है ए, इसका एक्सेलरेशन है दिस वन, और ए मेरा ग्राउंड है, क्या है? ग्राउंड। और इसके बाद अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में है? इसका मतलब होता है कि दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ग्राउंड, करेक्ट? और ग्राउंड आपका क्या था एवरीवन? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? और मेरे पास एक कार है और दो लोग हैं, ए है मिस्टर एक्स, और यहाँ पे कार में जो खड़े हैं या बैठे हैं वो है मिस्टर वाई, करेक्ट? मिस्टर एक्स को पार्टिकल ए का, और पार्टिकल कार के अंदर नहीं है,
पार्टिकल ए का और मिस्टर एक्स कहाँ पे हैं, ग्राउंड पे हैं, कहाँ पे हैं, इनको एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन नजर आया, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है, यहाँ से निकाले, और एक इस कार का वेलोसिटी ऑफ बी, इस फ्रेम का नाम मैं देता हूँ एस। फ्रेम का कुछ नाम देंगे ना, घर का भी तो नाम दिया रहता है अलग अलग नाम से, वैसे ही इस फ्रेम का नाम मैंने क्या दे दिया, ये है मेरा फ्रेम एस। क्या है, ये लिखने का एक तरीका होता है, अभी पूछते सर एस क्या है, एस कैसा दिख रहा है। भाई जिस जहाँ पे आप हैं वैसा दिख रहा है, इस क्लासरूम में बैठे हुए तो फ्रेम ऐसा दिख रहा है, राइट। कार में हैं तो कार के जैसा दिखेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस का मतलब आपका इस कार का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। अब मेरा फ्रेम क्या है, ग्राउंड का ही मैंने नाम दे दिया एक, करेक्ट, और इसको मैंने बोल दिया कांस्टेंट। क्या बोल दिया, कांस्टेंट। और इस पार्टिकल का भी एक वेलोसिटी था, और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो मेरा बहुत यहाँ से बहुत बड़ा रिजल्ट दूंगा, ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन जब ग्राउंड से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स। अब तब पूछा जाएगा कि जब बी में बैठ कर देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या नज़र आएगा, बी से देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो यहाँ पे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ले कितना बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। बट ए क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो ए फ्रेम भी मेरा क्या हो गया, और ए भी फ्रेम क्या था, जहाँ से मिस्टर एक्स थे, जहाँ पे मिस्टर वाई हैं, इनर्शियल। लेकिन जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो पूछा जाएगा तो वहाँ से ही आप चीज़ों को निकालना स्टार्ट कीजिएगा, राइट। तो यहाँ देखिए, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या मिलता है एवरीवन, वेलोसिटी को टाइम के, जो नहीं जानते हैं वो आज के बाद जानिए कि वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, राइट। ये कुछ ऐसा ही है dy बाई डी एक्स के जैसा, राइट। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी का फिजिक्स में मीनिंग हो जाएगा वी बाई, क्या मीनिंग हो जाएगा। तो वैसे ही वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, वी गेट व्हाट। लेकिन ये जब वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा, जब फ्रेम को अच्छा से जान लेते हैं। अच्छा, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि सर कितना जल्दी ये प्रॉब्लम आ जाए इस टाइप का, ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर दैट दिस वन, राइट। बस बढ़िया से यहाँ पे एमजी लगाएं, कंप्यूटर ब्रेक करें, अब बढ़िया लगना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। बट वहाँ पे आएगा, मतलब क्वेश्चन थोड़े कम करवाते हैं, बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, बट पहले चीज़ों को समझ तो लेते हैं। ऐसा नहीं कि जानते ही नहीं चीज़ों के हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, जान नहीं रहे हैं गाड़ी लेके निकल गए, राइट। बाकी भगवान भरोसे, शुरू में सीखते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, रिस्क लेते रहते हैं, राइट। और किसी ने मुझसे पूछा था सर रिएक्शन टाइम क्या होता है, कौन पूछा था आप में से, कोई एक पूछे थे रिएक्शन टाइम, एक ऐसी क्वेश्चन है। तो आप गाड़ी चलाते रहते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, राइट, रोड पे, और कुछ सोचते हुए चला रहे हैं, अचानक से कोई सामने दिख गया। भाई माइंड फंक्शन करता है, ब्रेक लगाएं या नहीं लगाएं, ऑब्वियसली ब्रेक लगाएंगे, लेकिन ब्रेक लगाएं या नहीं लगाएं उसके बीच का एक गैप रहता है, अबाउट 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का, राइट, या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का। तो जितना देर आप डिसाइड करें उतना देर तो उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा, उसके बाद आप करेंगे, तो वो जो टाइम गैप रहता है उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। आप रिएक्ट किए, कुछ कर नहीं रहे, बस सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिएक्शन टाइम, समझ गए। तो वैसे ही इसका मतलब है कि आप यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा देवाशीष, तो एक्चुअली जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 90% स्टूडेंट क्या यहाँ पे बोलेगा, एक्सेलरेशन। अब हम लोग सोचेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कोई ना कोई ऑब्जर्वर देखेगा इसका, इस पार्टिकल का एक्शन खुद पार्टिकल एनालाइज करेगा या पार्टिकल को कोई ऑब्जर्वर एनालाइज करेगा। भाई यहाँ पे ये चीज़ छुपा हुआ था, ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में था, इसका मतलब है कि जो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है और जो इसका एक्सेलरेशन निकाल रहा है वो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, जी हाँ, जहाँ पे रहकर चीज़ों को देखेंगे उसी के रेस्पेक्ट में सब कुछ मिलेगा। तो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब डैम से मेरा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है और ग्राउंड पे रहकर उसने वेलोसिटी लिखा।
तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो वहाँ से एक्सेशन मिलेगा वो किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही मिलेगा। लॉजिक हुआ ना, राइट? जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं R12 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? V12। तो आप कहाँ पे रह के चीज़ों को देख रहे थे? पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू, आप 2 पे हैं बैठे हुए, राइट? और किसको देख रहे थे? तो 2 पे रहकर 1 पे देखिए, 1 को देखिएगा तो वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा? 2 के रेस्पेक्ट में मिलेगा, राइट? वही बात है कि यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब डिफॉल्ट में क्या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ v है, करेक्ट? किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी एब्सोल्यूट होता है क्या? आप गाड़ी चला रहे हैं तो मीटर दिखाते रहता है ना 20 किलोमीटर पर आवर, भाई रोड के रेस्पेक्ट में दिखाते रहता है, राइट? लेकिन आपके पैरेलल ही कोई 20 किलोमीटर पर आवर से साथ में चलते रहेगा बात करते हुए, दिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। कभी क्या होता है ना, 2 फ्रेंड साइकिल चलाते हुए एकदम पैरेलल जा रहे हैं तो वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा, करेक्ट? इसका मतलब है कि ये जो एक्सेलेरेशन मिला वो किसके रेस्पेक्ट का एक्सेलेरेशन है? एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ए फ्रेम, ग्राउंड, करेक्ट? अब मैंने आपसे पूछा कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, तो ए का वेलोसिटी ए का एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट पूछ रहे हैं तो ए का वेलोसिटी भी बी के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, तब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पूछेंगे उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालकर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, या उसी फ्रेम में रहकर उस पर फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फोर्स लगाते हैं और फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं, करेक्ट? तो अभी तो फोर्स के लिए मैं कुछ बात किया ही नहीं है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी को क्या लिख सकते हैं? वी ए माइनस वी बी, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है? एस है। ये लिखिए, ऐसा फार्मूला है, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। चलिए स्टूडेंट, क्या आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? अगर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा? बी के रेस्पेक्ट में। तो डी वी ए बी बाई डी टी इक्वल टू व्हाट? यहां से कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है? एक मिनट। और बी आपका कैसा फ्रेम था? इनर्शियल फ्रेम था, क्योंकि ये कांस्टेंट था। इनर्शियल फ्रेम था, यहाँ देखिए सब लोग, इनर्शियल फ्रेम मैंने इसका नाम दिया था जानबूझकर, राइट? क्योंकि एक इसका वेलोसिटी क्या था? तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ए वैल्यू तो हो गया 0, ए वैल्यू क्या हो गया? 0। और इसके बदले क्या लिखिएगा? राइट? और इसको क्या लिखिएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एस। बोलिए, एस कैसा फ्रेम? फास्ट। बी कैसा फ्रेम? और दोनों ही इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी थर्ड पार्टिकल को जो देख रहे थे उसका एक्सेलरेशन डिफरेंट या सेम? सेम। इसका मतलब आज के बाद इन्वर्स में जितना भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कितना? इनफाइनाइट हो सकता है, राइट? तो अगर किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन आप किसी भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहकर अगर निकाल लिए, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो दुनिया के हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन डिफरेंट मिलेगा या सेम मिलेगा? सेम मिलेगा। यही मैंने प्रूफ करने की कोशिश किया, ठीक है? समझे मेरा बात? तो इसको मैंने अगर ऐसे बोल देता तो आपको ट्रस्ट नहीं होता, इसे प्रॉपर मैंने डिराइव करके इसको प्रूफ कर दिया। ये फ्रेम भी क्या था? इनर्शियल। और ये फ्रेम भी क्या था? लिखिए अब कंक्लूजन। Acceleration of any particle acceleration of any particle are same with respect to all inertial frame of reference. With respect to all inertial frame of reference. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है? प्रूफ भी किया, कंक्लूड कर दिया। इसका मतलब है कि अब तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा आएगा कि इसका इस फ्रेम के इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन दिया हुआ है,
और दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में पूछेंगे तो क्या वहाँ पे डिराइव करेंगे या डायरेक्ट वही वैल्यू लिख देंगे, सेम वैल्यू देंगे। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी, क्या हर इनर्शियल हर फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी सेम रहेगा या फ्रेम टू फ्रेम डिफरेंट रहेगा? फ्रेम टू फ्रेम। देखिए इसका वेलोसिटी ए था एस के रेस्पेक्ट में, बट बी के रेस्पेक्ट में ए था, करेक्ट। तो वेलोसिटी के लिए मैंने सेम नहीं बोला, किसके लिए सेम बोला? एक्सलेशन के लिए। तो दुनिया का जितना भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें किसी एक इनर्शियल फ्रेम से अगर मुझे किसी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन पता चल जाएगा तो हर इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन सेम आएगा। तो इससे अब हम लोग को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। मान लेते हैं कि एक कोई लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है और किसी कार में ग्राउंड से देख रहे हैं और कार में बैठकर कार अगर कांस्टेंट रेट से मूव कर रहा है तो कार के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोग को मिला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या मिला? पहला तो मिला लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा क्या किसका कॉन्सेप्ट मिला? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का, कौन कौन सा? इनर्शियल और, बट ये भी बताने के लिए हमको कहाँ से देखना पड़ेगा? बट ऐसा तो कुछ था नहीं इनर्शियल फ्रेम, तो हम लोग क्या किए, चीज़ों को आइडियलाइज कर दिया। किसको माने हैं? ग्राउंड को क्या सपोज किए? इनर्शियल। और ग्राउंड से आसपास कुछ भी अटैच रहेगा रिजिडली, फॉर एग्जाम्पल ए बिल्डिंग या फ्रेम या कुछ भी खंबा एनीथिंग, उसको भी क्या सपोज करेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे, करेक्ट। फिर वहाँ से हम लोग एक और चीज़ प्रूफ किए कि हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी पार्टिकुलर एक्शन डिफरेंट मिलेगा या सेम मिलेगा। ये बात वेलोसिटी के लिए नहीं बोला हूँ, किसके लिए बोला हूँ? एक्सेलरेशन के लिए बोला हूँ। चलिए अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डायरेक्ट जंप करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। तो सर व्हाट अबाउट सेकंड? तो सेकंड को ज़्यादा आप तब समझ पाइएगा जब थर्ड समझ में आएगा, ठीक है। लिखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ तो सब लोग को पता है, बोले न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये बोलने के लिए बोल रहे हैं या इसको समझ भी रहे हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पहले वही लिखूंगा जो आप लोग बोल रहे हैं। क्या है स्टूडेंट? देखिए एवरी एक्शन, पहला पॉइंट, हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए इसको, इस डायग्राम को नहीं बनाना है, याद रखिएगा, जब मैं बोलूँगा तब बनाना स्टार्ट कीजिएगा। कोई एक ब्लॉक है, राइट, और इसका फ्री, मैंने अभी आपको सिखाया नहीं कि हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, मैं ही दिखा देता हूँ पहले। ये ब्लॉक रेस्ट में है, करेक्ट। तो ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो इस पर इतना तो जानते होंगे कि mg का फोर्स नीचे लगता है और एक, तो इसमें कौन सा एक्शन कौन सा रिएक्शन, कौन सा एक्शन mg एक्शन और a1 रिएक्शन, राइट। तो नहीं, आपका बिल्कुल सही है, मतलब आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। तो एक्चुअल में जनरली मेरा भी एक मिसकॉन्सेप्शन था, अब बहुत दिन तक था स्टार्टिंग में, कि मुझे लगता था कि चूँकि इसका नाम ही नॉर्मल रिएक्शन था तो मुझे लगता कि ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। बट फिर बहुत एनालाइज करके जहाँ से न्यूटन का कॉन्सेप्ट आया वहाँ पे चले गए। यहाँ से इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ये है एप्पल और ये क्या है? अर्थ। ऐसा नहीं सर, पेड़, ये है अर्थ, राइट। यहाँ से ही कहानी स्टार्ट हुआ था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। न्यूटन बैठे हुए थे, एप्पल नीचे गिर गया, फिर अचानक से उनका मतलब ट्यूबलाइट जला कि अच्छा ये नीचे ही आया, क्यों आ गया, ऊपर क्यों नहीं गया, करेक्ट। और वहाँ से इतना बड़ा खोज हो गया, कौन सा? ग्रेविटेशन, मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
G m1m2/r²। उसके उनके बगल में ही बैठे हुए थे कूलम्स, उनको देखकर उन्होंने एक फार्मूला दे दिया कि बहुत सारा ऐसा फार्मूला आया है बिल्कुल डिटो सिमिलर नेचर का, राइट, इसके जैसा ही। एनीवे, तो एक्चुअल में एप्पल नीचे ही क्यों आया? तो डैम्स और अर्थ उस पर फोर्स लगाया होगा, फोर्स ऑन एप्पल ड्यू टू व्हाट? अर्थ, करेक्ट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से उतना ही बड़ा फोर्स, इसलिए मैंने एरो सेम रखा, राइट। कौन लगाएगा? एप्पल भी अर्थ पे लगाएगा। तो सर एप्पल तो पता चलता है कि नीचे आ रहा है, अर्थ तो पता चलता नहीं है, राइट। तो भाई अर्थ कैसे पता चलेगा? 10 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है और अर्थ के मास से डिवाइड कीजिएगा मास ऑफ द अर्थ, तो वैल्यू टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0। तो ऑलमोस्ट इफेक्ट तो होता है बट वो नेग्लिजिबल इफेक्ट है, करेक्ट। लेकिन फोर्स तो लग रहा है, तो फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू व्हाट? एप्पल, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर इसको एक्शन बोलते हैं तो ये एक्शन किसके वजह से? अर्थ के वजह से। तो एप्पल भी अपना इक्वल दिखाया, राइट। इसका मतलब है कि एक्शन और रिएक्शन आज के बाद सेम बॉडी पे एक्ट नहीं होता है। एवरी एक्शन, ये कुछ ऐसा बोलना आप लोग चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि आप लाफ्टर चैनल देख रहे हैं राजू श्रीवास्तव का या किसी का भी, आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और आप ही बोल रहे हैं और आप ही हंस रहे हैं, मजा आएगा भाई। वो जोक सुनाने वाला खुद बहुत सीरियस रहता है, राइट, तभी माहौल बनता है। एक्शन रिएक्शन, तो आज मतलब एक्शन और रिएक्शन का फोर्स नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। इसका मतलब है कि अगर कोई एक बॉडी ए है, बॉडी ए बॉडी बी पे अगर फोर्स लगाया तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाएगा, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, करेक्ट। तो इससे पहले का जो मैंने डायग्राम बनाया था आपके पहले, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया इसमें था कि ब्लॉक पे ही एम जी लग रहा है, अब ब्लॉक पे ही एन लग रहा है, तो क्या इसको एक्शन रिएक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो सर जब एक्शन रिएक्शन नहीं है तो रेस्ट में क्यों है? भाई ये रेस्ट में न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से है, नेट फोर्स 0 हो गया है, F = ma, राइट। नेट फोर्स 0 था इसलिए रेस्ट में था, ना कि न्यूटन थर्ड लॉ से, राइट। दैट्स वाई ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसके बिना मैं स्ट्रिंग वगैरह किसी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर ही नहीं सकता था। दिस इज द रीजन कि मुझे पहले आपको सिखाना है फ्री बॉडी डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद जंप करेंगे फिर न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में। बट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में सबसे बड़ा हर्डल आता क्या? न्यूटन्स थर्ड लॉ। बट अगर अभी मैंने बता दिया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या का स्टेटमेंट क्या है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसमें से किसको एक्शन बोले किसको रिएक्शन बोले? यस, दोनों में से किसी को भी एक्शन बोल दीजिए तो दूसरा क्या हो जाएगा? दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, डिप्लोमेटिक आंसर देंगे और इसको बोलेंगे एक्शन रिएक्शन कपल। क्या बोलेंगे? अब आपकी मर्जी है, इसको एक्शन बोलिएगा तो रिएक्शन हो जाएगा और इसको एक्शन बोलिएगा तो ये, बट एक्शन और रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द, नीचे लिखिए डायग्राम के नीचे। पहले बढ़िया सा डायग्राम बनाइए। एक्शन रिएक्शन कपल नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्शन रिएक्शन कपल नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्शन रिएक्शन कपल नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। Always act on two different body, always act on two different body. अब यहां देखिए स्टूडेंट, Q1 Q2 राइट, और Q1 ग्रेटर देन 0 और Q2 लेस देन 0। तो टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस पे कौन फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, अवे या टुवर्ड्स, और एक कोई पार्टिकल रहा होगा, राइट। तो भाई अगर
पार्टिकल Q2 फोर्स Q1 पे लगा रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ से, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है कि कोई एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि Q2 पे भी वो एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, और इन दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, डायरेक्शन जस्ट। इसका मतलब कूलम्स लॉ ऑल्सो ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। और ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है नहीं करता है, फॉलो करता है, बिल्कुल करता है, राइट। कोई भी दो पार्टिकल के बीच में आज के बाद अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे, दो के बीच में सिर्फ ये बात हो रहा है तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट, करेक्ट। मान लीजिए आप दीवार पर दे रहे हैं, या किसी को ऐसा लगता है ना कि हम लोग किसी को मोमेंटम ट्रांसफर कर दिए झगड़ा में, लगता है उसी को पीट कर आ गए, भाई न्यूटन थर्ड लॉ वहाँ पे हो रहा था, आपको भी थोड़ा फील होगा, करेक्ट। दैट इक्वल एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब इन दोनों को भी क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन कपल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें से ये भी मुझे पता है कि आप में से 90% स्टूडेंट इसको हवा में उड़ा दीजिएगा। अच्छा ये तो इतना छोटा सा बात सर ने बता दिया। आई गारंटेड यू कि जब मैं क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाते रहूँगा तो यूरोप का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम जो 2 पेज लगता, उस कॉन्सेप्ट को 4 लाइन में सॉल्व कर दूंगा। जो 2 पेज लग सकता है उसको इस कॉन्सेप्ट से, न्यूटन थर्ड लॉ को याद करके, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाते रहेंगे, या इवन आपको जब गैस का प्रेशर कहाँ पे फील करता है, सरफेस पे, वहाँ पे भी मैंने किसका यूज़ किया, न्यूटन थर्ड लॉ का। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हेल्प से बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट तो बहुत छोटा है पर इसके हेल्प से बहुत बड़ा प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। क्यों, हो सकता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि किसी बॉडी पे आप फोर्स नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाएंगे, मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बट दूसरे बॉडी पे बहुत इजीली निकल सकता है सॉल्यूशन। बट एग्जाम में क्या कहता है, जिस बॉडी पे नहीं निकल सकता उसी पे फोर्स निकालने के लिए पूछा जाता है, तो वहाँ पे हम लोग किसका हेल्प लेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। जिस पे इजीली निकल सकता है उसको निकालेंगे, फिर न्यूटन थर्ड लॉ लिख देंगे, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। इस पे इतना रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा। तो नीचे लिखिए, कूलम्स लॉ ऑल्सो ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। 2 चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स रहता है उस जिस लॉ से डिराइव होता है उसको क्या नाम है, कूलम्स लॉ। कौन सा, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, कूलम्स लॉ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, करेक्ट। और मैं ये सपोज करके ये बात पूछ रहा हूँ कि और ये मेरा सरफेस है, क्या है, सरफेस। एटलीस्ट इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग सीखे होंगे बनाने के लिए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो सबसे पहले तो इसको फ्री करेंगे ना भाई, क्या करेंगे। तो इस ब्लॉक के लिए सरफेस क्या है, तो जिसके व्हाट द मीनिंग ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है जो जिसके बारे में आप सोचते हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला, सिर्फ ब्लॉक का, नॉट इंक्लूडिंग सरफेस। तो सबसे पहले सरफेस उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट हो गया, क्या हो गया, एक्सटर्नल बॉडी हो गया। तो सबसे पहले सरफेस इसको हम लोग अलग कर दिए, अब ये मेरा फ्री हो गया, राइट। अब इस पे कौन कौन सा फोर्स, भाई अगर मास है तो एक mg तो लगेगा ही, बट सिर्फ mg लगेगा तो उसको सरफेस को तोड़ते हुए नीचे आना चाहिए था, बट ये तो रुका हुआ है। तो कौन इस पे फोर्स लगा के रोक रहा होगा, मैं पोडियम पे खड़ा हूँ, राइट। तो बट मेरा वेट जो मेरा mg है वो तो लग रहा होगा मेरे ऊपर, फिर भी नीचे नहीं जा रहे हैं, वजह पोडियम मुझे रोका है, राइट। तो पोडियम मेरे ऊपर कौन एक फोर्स लगा रहा होगा, किसके तरफ, ऊपर की तरफ, किसके तरफ, ऊपर। अच्छा आप लोग चलने के टाइम पे एनालाइज किए हैं कि आप कैसे चलते हैं नहीं एनालाइज नहीं किए हैं, ये फ्रिक्शन में पढ़ाऊँगा। कैसे चलते हैं, क्यों चलते हैं, सर फ्रीली चलते हैं, लेकिन चलने के टाइम पे अब जूता मेरा मत दिखिएगा, इस पर बहुत इंक गिरा हुआ है। बट चलने के टाइम पे आगे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं,
हील किसको बोलते हैं, टो किसको बोलते हैं? अच्छा, आगे वाले को। ओके, तो देखते हो हील आपका थोड़ा उठ जाता है, राइट? और हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को प्रेस करते हैं। ये पता नहीं चलता है क्योंकि इतना ना कदम हम लोग मिलाते रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को प्रेस करते हैं। ऐसे नहीं प्रेस करते हैं भाई, कैसे? देखिए, यस, तो ये हम लोग क्या लगाए, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मैन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑन मैन, बोलिए, ड्यू टू अर्थ। तो अर्थ आपको चलने के टाइम पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, करेक्ट? और इस फोर्स का कैसे फोर्स लगाया मैन पे, ऐसे, इसको लिखना नहीं है। इसका दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका और एक वर्टिकल कंपोनेंट आपके mg को बैलेंस कर रहा है, किसको, चलने के टाइम पे। और इस फोर्स की वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। इसका मतलब आप खुद से नहीं चल रहे हैं, किसकी वजह से चल रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। आप अर्थ को प्रेस कर रहे हैं, अर्थ भी आपको उतना ही फोर्स से क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। देखते हैं स्विमर लोग क्या करता है, ऐसे पानी को पीछे फेंकता है, राइट? तो न्यूटन थर्ड लॉ से यस, तभी वो आगे बढ़ पाता है, करेक्ट? नहीं तो ऐसे से करते रहेगा तो ऊपर आते रहेगा। तैरने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे करता है, करेक्ट है? ये पैर से या हाथ से, दोनों तरफ से, राइट? एनीवे, तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो एक कौन फोर्स लगाया, फोर्स ऑन ब्लॉक। मतलब ये जो एन है वो क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस, बोलिए, फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू, अच्छे से बैठिए, फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये mg सरफेस पे नहीं लग रहा है, mg तो ब्लॉक पे लग रहा है ना। जिसका मास रहेगा वही उसका mg का एंजॉय करेगा। तो ये जो mg है वो किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे। कौन लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है, करेक्ट? जनरली हम लोग एक मिसकॉन्सेप्शन है, अच्छा इसका mg है तो शायद सरफेस पे लग रहा है, उसका mg सरफेस पे नहीं लग रहा है भाई। तो एक्चुअली सरफेस पे फिर लग क्या रहा है, तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ से ब्लॉक पे सरफेस ने एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर लगाया, तो न्यूटन थर्ड लॉ से सरफेस पे भी एक ब्लॉक लगाएगा, क्या, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स, और ये इससे और इसे आपस में क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन कपल बोलेंगे, एग्री ना? इसका मतलब है कि जैसे ही आपने बोला कि इस ब्लॉक पे सरफेस ने एक फोर्स लगाया, तो उसी टाइम पे क्लिक करना चाहिए कि न्यूटन थर्ड लॉ तो होना पड़ेगा कि ब्लॉक पे सरफेस फोर्स लगा रहा है, तो उल्टा क्या होगा, सरफेस पे भी ब्लॉक एक फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली लगाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो ए फोर्स और ए फोर्स क्या सेम बॉडी पे लग रहा है या टू डिफरेंट बॉडी पे? ए लग रहा है ब्लॉक पे, ए क्या लग रहा है, तो एक्चुअल में ब्लॉक और सरफेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो है दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों को बोलेंगे एक्शन रिएक्शन कपल। क्या बोलेंगे, इन दोनों को नहीं बोलेंगे एक्शन रिएक्शन, किसको बोलेंगे, दिस वन एज वेल एज दिस वन। यहां तक क्लियर किस सबको है? बिकॉज एक्शन रिएक्शन कपल नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, करेक्ट है ना? ड्रॉ कीजिए। चलिए स्टूडेंट, बहुत बेसिक क्लास आज का है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, बोलिए, हो गया ना? एनीवन जो बता सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? यहाँ देखिए, मैंने क्या बोला, एक टर्म यूज किया सिस्टम, और सिस्टम बहुत वास्ट टर्म है।
सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा सिस्टम क्या था? ब्लॉक। जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, और उसको छोड़कर बाकी जितना भी रहेगा वो मेरा क्या रहेगा? सराउंडिंग एक्सटर्नल एजेंट। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मैं रेट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रेट बोलने से मेरे माइंड में मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स व्हाट? एफ एक्सटर्नल। क्या होगा? फोर्स। लेकिन वो फोर्स उस पर कौन लगाएगा? खुद सिस्टम। सिस्टम का ही मोमेंटम चेंज होगा, और वही उसका मोमेंटम चेंज खुद से कर रहा है या किसी दूसरे की वजह से हो रहा है? दैट्स वाई चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू व्हाट? एफ एक्सटर्नल। बट उस पर, उस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा? सिस्टम खुद लगाएगा या बाहरी एजेंट लगाएगा? बाहरी एजेंट। लेकिन ये बात बोलने के लिए अब एक मिनट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आज के बाद किसी भी पार्टिकल पे का फ्री बॉडी डायग्राम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ आप तभी करेंगे जब आपका फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा। क्या रहेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सर प्रॉब्लम तो बनाते थे स्यूडो फोर्स लगाकर, राइट? नहीं, जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो वहाँ पे सबसे पहले उस फ्रेम को इनर्शियल बनाते थे बाय अप्लाइंग व्हाट? दैट्स वाई स्यूडो फोर्स इज ऑल्सो नोन एज इनर्शियल फ्रेम फोर्स। दैट्स वाई स्यूडो फोर्स, तो उसको आगे देखेंगे, अभी नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। इसका मतलब है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जैसे ही फोर्स आ गया तो किसी भी बॉडी पे फोर्स का बात अगर करना स्टार्ट कर दिए तो योर फ्रेम शुड बी व्हाट? एक कांस्टेंट कंडीशन है इसका। न्यूटन सेकंड, एक ऑब्जेक्टिव बहुत बार मेडिकल में पूछा हुआ है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस फ्रेम में वैलिड है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑलवेज इनर्शियल फ्रेम में दिया गया है स्टेटमेंट। तो इसके लिए फ्रेम शुड बी व्हाट? इनर्शियल। समझ गए? अगर आपका इनर्शियल फ्रेम नहीं है तो आप ये इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। इधर फ्रेम आपको क्या होना पड़ेगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। करेक्ट? और P क्या है? लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? इसका मतलब कोई एक और मोमेंटम होता होगा, एंगुलर मोमेंटम भी होता है, बट हम लोग इसका यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं? लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है एवरीवन? यस, तो dp बाई dt, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखना है आपको, देखना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ देखिए, कल मैं डिफ्रेंशिएशन में एक चीज़ सिखा रहा था कि दो क्वांटिटी है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? पहले m को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को बाहर रखेंगे, अब v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dm बाई dt, करेक्ट? v अब प्लस व्हाट? m dv बाई dt, और दिस इज इक्वल टू, इसके बदले क्या होगा? एफ एक्सटर्नल। समझ गए? दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन। ये भी पूछा हुआ है। अब यहाँ देखिए, जब आपको मैं सेंटर ऑफ मास और कोलिजन पढ़ाते रहूँगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। यहाँ देखिए एवरीवन, ये मेरा कोई ट्रॉली है। अच्छा, समटाइम्स वेलोसिटी कांस्टेंट होते हुए भी सिस्टम पे फोर्स लगता है, पता है कि नहीं? मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, अब फिर भी फोर्स लगता है। यहाँ देखिएगा, dp बाई dt इक्वल टू व्हाट? और दिस इक्वल टू व्हाट? दिस वन, करेक्ट? मान लेते हैं कि v कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट तो ये टर्म तो जीरो हो गया, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो। बट मास अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्या वेरी कर रहा है? वेरिएबल मास सिस्टम। रॉकेट ऊपर जा रहा है तो रॉकेट में जो फ्यूल रहता है वो फ्यूल तो बाहर आता रहता है, रॉकेट प्रोपल्सन, राइट? तो मास वेरी किया या नहीं किया? या एक ट्रॉली है, इसका मैंने वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कर दिया कांस्टेंट, बट ट्रॉली में ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, मास ऊपर से गिरा रहे हैं इसमें, ठीक है? तो इस सिस्टम का मास कांस्टेंट रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, करेक्ट? इसका मतलब है कि फोर्स सिर्फ एक्सेलरेशन की वजह से होगा या मास वेरी करने की वजह से भी हो सकता है। यस, इसका मतलब है कि ओरिजिनल इक्वेशन इज दिस वन, ओरिजिनल इक्वेशन इज
दिस वन, करेक्ट है ना। इस पे हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम का प्रॉब्लम जाके आगे करवाऊंगा, सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज नॉट करेक्ट टाइम। क्योंकि बहुत लोग को दिमाग में क्या रहेगा कि एम को बाहर निकाल लेते, क्या करते हैं, बट एम कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट ना। इसलिए अगर असाइनमेंट तो पक्का प्रॉब्लम मिलेगा कि एटलीस्ट का असाइनमेंट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में वेरिएबल मास का मिलेगा। तो अगर वेरिएबल भी कांस्टेंट रखते हुए फोर्स निकालना रहेगा, भी कांस्टेंट रखते हुए क्या निकालना रहेगा, तो सर किस तरीके से, यहाँ देखिए इस पर एक क्वेश्चन ले लेंगे ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस लेते हैं, मेरा ये क्वेश्चन हो गया राइट। अब स्पेशल केस क्या है, ये स्पेशल केस है इफ एम इज कांस्टेंट, एम भाट कांस्टेंट है, तो जब एम कांस्टेंट रहेगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तब एफ एक्सटर्नल कौन सा, इक्वल टू व्हाट, एम dv बाई dt, इम्प्लाई एफ इक्वल टू मास इंटू व्हाट, एक्सेलरेशन। लेकिन ये बात लिखने के लिए एफ, एक मिनट रुकिएगा, एफ इक्वल टू एम ए लिखने के लिए योर फ्रेम शुड बी व्हाट, और एफ लिखने का मतलब आप उसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, एफ लिखने का मतलब आप उसे फोर्स दिखा रहे हैं, अब फोर्स दिखाने का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इज इट राइट। फोर्स दिखाने के लिए आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एफ इक्वल टू एम ए तभी लिखेगा ना जब उसे फोर्स दिखाइएगा, बट फोर्स आप दिखा ही नहीं सकते हैं अनटिल व्हाट, क्योंकि फोर्स दिखाने का मतलब है कि आप एफ इक्वल टू एम ए करने वाले हैं। तो फोर्स दिखाने का राइट आपको तब मिलता है जब आप कहाँ पे हैं, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहकर। कभी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ आज बाद नहीं करेंगे, करेक्ट, बिकॉज दिस इक्वेशन वैलिड इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial frame of reference, but this is not your Newton's second law of motion, this is a result of Newton's second law of motion. Is it F equal to ma is the Newton's second law of motion? ये उसका रिजल्ट है, उसमें भी स्पेशल केस बनाकर, और स्पेशल केस क्या है, इफ m इज कांस्टेंट देन f इक्वल टू, अगर m कांस्टेंट नहीं रहेगा तो सिर्फ f इक्वल टू ma रहेगा या पूरे दिस प्लस दिस रहेगा, दिस प्लस दिस रहेगा, करेक्ट है ना। आप लोग भूल जाइएगा, एक लाइन लिख लीजिए यहाँ तक आने के बाद नीचे, फॉर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम, फॉर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम, अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए किसको इनर्शियल फ्रेम में होना पड़ेगा, सिस्टम को या ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर को, उसको रियल वर्ल्ड में रहना है, उसको सही कुछ सब कुछ पता चलना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल, तो इसके लिए मतलब एक्चुअली एफ इक्वल टू एम ए, सिस्टम खुद अपने बारे में थोड़े सोचेगा, हम लोग सोचेंगे। इसका मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कौन करेगा, सिस्टम खुद पे या हम लोग उस पर ड्रॉ करेंगे, राइट, हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ऑब्जर्वर शुड बी प्रेजेंट इन इनर्शियल फ्रेम नॉट सिस्टम, लिखिए फॉर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑब्जर्वर शुड बी प्रेजेंट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर शुड बी प्रेजेंट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कल का देखिए, आज एकदम बिगिनिंग क्लास था, किसी भी चैप्टर का पहला क्लास थोड़ा स्लो ही रहता है, मैं जानबूझ के स्लो रखा हूँ। अचानक से आते सारा कुछ एकदम बिल्कुल कॉम्प्लीटेड प्रॉब्लम थे, आपको समझ में नहीं आता, तो धीरे धीरे आज मैंने एक ही काम किया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके दिमाग में डाला। अब तो कोई पूछेगा तो बता सकते हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फ्रेम एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एन ऑल रोटेटिंग फ्रेम डैम श्योर शुड बी व्हाट, नॉन सेल्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्री बॉडी डायग्राम ऑलवेज कहाँ पे रख के ड्रॉ करना है, और नहीं है तो फर्स्ट मेक इट इनर्शियल, नहीं है तो सर से एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि स्यूडो फोर्स क्यों लगाते हैं, तो सर प्रॉब्लम को इजी करने के लिए, मतलब ठीक है उससे प्रॉब्लम आसान होता है, बट करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए, स्यूडो फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं, पक्का ऑब्जर्वर नॉन सेल्फ फ्रेम में रहा होगा, कहाँ रहा होगा, और अपने फ्रेम को इनर्शियल करने के लिए उस पर क्या लगा दिया, स्यूडो फोर्स लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ही मेरा कल का क्लास स्टार्ट होगा। तो हम लोग एक अलग दुनिया में आ गए जिसका नाम है पार्टिकल डायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।